नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने शैक्षिक चैनल कॉमटेरिया पे। जो भी विद्यार्थी नए हो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कॉमटेरिया को। हम सॉल्व कर रहे हैं आरपीएससी आरएएस 2023 प्री एग्जामिनेशन पेपर फुल डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन व्हिच हैड हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2023। हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। आरएएस का प्री का हम सेट ए कर रहे हैं। निम्न में से किसी कंपनी की स्थापना, अब मैं कंपनी का नाम आपको बताऊंगा। चार ऑप्शन। राजस्थान सरकार, देखिए राजस्थान जी के कहा गया क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल को विकसित करने के लिए, ध्यान दीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है। अब हमको बताना है कि कौन सी कंपनी है, क्वेश्चन मार्क। पहला है राजस्थान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान दीजिए, आईटी के क्षेत्र में निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है। पहला राजस्थान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान नॉलेज कंपनी लिमिटेड। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है राजस्थान टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये हम आरएएस का पेपर करा रहे हैं पीटी का। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। निम्न में से कौन सी कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में आईटी को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है? पहला ऑप्शन है राजस्थान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। सेकंड ऑप्शन राजस्थान नॉलेज कंपनी लिमिटेड। थर्ड ऑप्शन राजस्थान टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फोर्थ ऑप्शन राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 सेट ए पीटी एग्जामिनेशन पेपर आरएएस 2023। क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 20 है राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? अभी किया जाएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन मार्क। राजस्थान विधानसभा द्वारा
2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है जोबनेर में, दूसरा ऑप्शन है गंगानगर में, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर में, चौथा ऑप्शन है अजमेर में, पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। ये पांचवा ऑप्शन इस बार से आरएस में आया है, आरपीएससी के सारे एग्जामिनेशन में आएगा। आप जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, महिला सुपरवाइजर और म्यूजियोलॉजिस्ट कोई भी परीक्षा आप देंगे उसमें आपका फिफ्थ ऑप्शन रहेगा। तो देखिए राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोबनेर में या गंगानगर में या जोधपुर में या अजमेर में या अनुत्तरित प्रश्न है। इसका देखिए सही ऑप्शन है जोबनेर में। जोबनेर में स्थापित किया जाएगा राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर। क्वेश्चन नंबर 21। तो 20 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? पहला है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन। सेकंड ऑप्शन है इमारती लकड़ी, जिसको टिम्बर बोलते हैं, इमारत बनाने में जो लकड़ी घर बनाने में यूज होती है। थर्ड ऑप्शन है पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा जिसको आप बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन है सौर ऊर्जा। फिफ्थ ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? जीवाश्म ईंधन या इमारती लकड़ी या पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा या अनुत्तरित प्रश्न। फिफ्थ ऑप्शन भी हमारे पास। तो देखिए इनमें से गैर नवीकरणीय संसाधन जीवाश्म ईंधन है, ध्यान दीजिए जीवाश्म ईंधन है। 21 का फर्स्ट ऑप्शन। देखिए अब हम इसको मिटा रहे हैं, हमारे पास जगह कम है, फिर से हम लिखेंगे 22 से 21 तक हमने करा दिया है। आई होप यू ऑल नोट डाउन द क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड द टाइप एंड द explanation of question. Question number 22. पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन, अमेजन फॉरेस्ट की बात मैं कर रहा हूं, कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है, अनुमानित उत्पादन मतलब कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अमेजन फॉरेस्ट।
देखिए पहला ऑप्शन है 50%, सेकेंड ऑप्शन है 40%। अमेज़न फॉरेस्ट की बात उतरी कितना ऑक्सीजन ये उत्पादन करते हैं। और थर्ड ऑप्शन है पूरी वर्ल्ड का 20%, फोर्थ ऑप्शन है ये 70% ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास है अनुत्तरित प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेज़न 1 में फोटोसिंथेसिस के द्वारा अनुमानित उत्पादन है 50%, 40%, 20% या 70% या अनुत्तरित प्रश्न है ये। देखिए अमेज़न 1 द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अनुमानित उत्पादन जो ऑक्सीजन का है पृथ्वी के वायुमंडल में वो है थर्ड ऑप्शन 20%। क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड ऑप्शन करेंगे, 20% उत्पादन करता है अमेज़न फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 23, अब यहां पर आरपीएससी आ रहे हैं 2023 पेपर which had held on 1st of October 23. We have solved for set A. Question number 23. राष्ट्रीय उष्ण, कैमल की बात कर रहे हैं, ऊंट। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र स्थित है, राष्ट्रीय उष्ण मतलब कि कैमल रिसर्च सेंटर स्थित है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन अंबिकानगर, सेकंड ऑप्शन जोधपुर, थर्ड ऑप्शन अजमेर, फोर्थ ऑप्शन बीकानेर, फिफ्थ ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न। अनुत्तरित प्रश्न देखिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है अंबिकानगर में या जोधपुर में या अजमेर में या बीकानेर में, या ये क्वेश्चन अनुत्तरित प्रश्न है। देखिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बीकानेर में है। कहां पे है? बीकानेर में। 23 का फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आरएसपी एग्जामिनेशन। एक कथन के पश्चात दो तर्क दिए। क्या दिए हैं? कथन के पश्चात दो तर्क, एक और दो दिए। क्वेश्चन के कथन के पश्चात दो तर्क एक और दो दिए हैं। कौन सा तर्क अधिक मजबूत है चुनिए। कथन हमारे पास है, आपको मजबूत तर्क चुनना है। क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए? कथन है क्या है? क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजन को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए? तर्क हमारे पास क्या है? अब तर्क आपको बताना है कौन सा सही होगा। तर्क पहला है हमारे पास, हाँ डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। हाँ डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। दूसरा तर्क कहता है नहीं, भारत घरेलू आवश्यकता
को पूरी करने के लिए नहीं, भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता। तो क्यों देगा रेलवे को? ये तर्क है। ये दूसरा, नहीं करता। हमारे पास यहाँ पे एक कथन है कि क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। इस पे तर्क हमारे पास है कि हाँ, डीजल इंजनों के कारण बहुत प्रदूषण होता है। दूसरा तर्क है कि नहीं, भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है। पहला ऑप्शन हमारे पास है, दोनों तर्क मजबूत है। दूसरा ऑप्शन है, न तो तर्क एक ना ही तर्क दो मजबूत है। दोनों तर्क एक ना ही तर्क दो, कोई नहीं मजबूत है। और तीसरा ऑप्शन यहीं पे आता है, केवल तर्क एक मजबूत है। केवल तर्क एक मजबूत है, मतलब इसकी पुष्टि होती है हमारे जो रिक्वायर्ड हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसके हिसाब से, जो क्लेरिफाई करता है सिस्टमैटिक, वो 3 करता है, ये हम सोच रहे हैं। लेकिन चौथा ये कहता है कि केवल तर्क 2 मजबूत है। केवल तर्क 2 मजबूत है। अब हम इसको विश्लेषण करेंगे। वी हैव सिंथेसाइज्ड। और फिफ्थ ऑप्शन, जैसा कि मैं बता रहा हूं, इस बार से आरपीएससी में आया अनुत्तरित प्रश्न। तो यहां हमारे पास जो क्वेश्चन है कि एक कथन के पश्चात 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए हुए हैं। एक कथन के पश्चात 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए हुए हैं। कथन है कि क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए? तर्क एक कहता है कि हां, डीजल इंजनों के कारण बहुत प्रदूषण होता है, ये तर्क जायज है। और तर्क 2 क्या कहता है कि नहीं, भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं कर सकता है, इसलिए हमें विद्युत इंजनों से नहीं बदलना चाहिए, डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से नहीं बदलना चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ है, इसके हिसाब से हमारे पास केवल तर्क एक मजबूत है। क्या मजबूत है? केवल तर्क एक मजबूत लगता है। इसका मतलब कि हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। यहाँ पे लीगल और वैलिड जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही कि हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है, इसीलिए हमारे हिसाब से यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 24 का, केवल तर्क एक मजबूत है। नाउ वी हैव प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 25 Commentariat provide the full description of the RPSC RSPT examination which had held on 1st of October 2023. Commentariat provide always question number 25 describes that एक कथन के पश्चात 2 पूर्व धारणाएं, 2 पूर्व धारणाएं, 1 और 2 दी गई है। सेम क्वेश्चन है, देखिए, एक कथन के पश्चात 2 पूर्व धारणाएं फर्स्ट एंड सेकंड दी गई है। कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित
अंतर्निहित है। कौन सी पूर्व धारणाएं कथन में अंतर्निहित है या है, यानी दोनों भी हो सकती हैं। तो कथन कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कथन क्या कहता है, यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई, यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश, अगर इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश, यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ेंगे। तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। ये हमारे पास कथन है, पड़ जाएंगे। देखिए, एक कथन के पश्चात दो पूर्व धारणाएं दी गई है, आपको उससे डिसाइड करना है कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है या दोनों ही है। कथन हमारे पास है कि यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। पूर्व धारणाएं मेरे पास है, पूर्व धारणाएं, पहली पूर्व धारणा है खेती के लिए समय, खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक, खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है। ये पूर्व धारणा है हमारे पास। और दूसरी पूर्व धारणा है, पूर्व धारणा हमारे पास क्या क्या है कि खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है। और दूसरी पूर्व धारणा है कि आमतौर पर ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। बारिश होगी तो फसल होगी, बारिश होगी तो सिंचाई होगी, निर्भर रहते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ जो ऑप्शंस आएंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन था कि कथन के पश्चात दो पूर्व धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई है। कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है। कथन है कि यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। पूर्व धारणाएं है कि खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है। दूसरी पूर्व धारणा है कि आमतौर पर ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट, दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। क्या ऑप्शन है? दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। दूसरा ऑप्शन है ना तो पूर्व धारणा फर्स्ट और ना ही पूर्व धारणा सेकंड, ना ही पूर्व धारणा सेकंड अंतर्निहित है। मतलब ये कह रहा है, डिनाइड कर रहा है इसको कि इसमें से कोई नहीं है, ना तो पूर्व धारणा एक है और ना ही पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। थर्ड ऑप्शन में होता है केवल पूर्व धारणा दो, केवल पूर्व धारणा दो, केवल पूर्व धारणा दो अंतर्निहित। सारे ऑप्शंस आप अच्छे से रीड कर लीजिए। और फोर्थ ऑप्शन बोलता है केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है और इसके बाद ये दो हो जाएगी, केवल फोर्थ वाला हो जाएगा केवल पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है। पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है। ध्यान दीजिए,
क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पांचवा ऑप्शन जैसा कि मैं बता रहा हूं इस बार से आरपीएससी में आ गया अनुत्तरित प्रश्न। हमारे पास क्वेश्चन है कथन के पश्चात दो पूर्व धारणाएं दी गई है, आपको कथन के पश्चात दो पूर्व धारणाओं में से बताना है कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है या नहीं है। कथन हमारा है यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। पूर्व धारणा एक कहता है खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है। पूर्व धारणा दो कहता है कि आमतौर पर ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर हैं, ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। यहाँ हमारे पास है कि दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित होती है कथन के साथ। दूसरा ऑप्शन है न तो पूर्व धारणा एक और न ही पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है। ऑप्शन थर्ड कहता है केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है और ऑप्शन फोर कहता है केवल पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है। ऑप्शन 5 इस बार जोड़ा गया अनुत्तरित प्रश्न। देखिए जो हम क्लैरिफाई कर रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन फर्स्ट दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है कि खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है और आमतौर पर ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। Now we have proceed for question number 26. Question number 26. We solved the RPSC RAS PD examinations GS and General Science papers which are held on 1st of October 2023. Now question number 26. कथन जो दिया हुआ है कथन उसका अध्ययन कीजिए। दिए हुए कथन का अध्ययन कीजिए तार्किक रूप से लॉजिकल तार्किक रूप से कौन सी सुझाई गई कार्यवाही कौन सी सुझाई गई कार्यवाही या कार्यवाहियां दिए हुए कथन में से उसका अध्ययन कीजिए और बताइए कि तार्किक रूप से कौन सी सुझाई गई कार्यवाही या कार्यवाहियां अनुसरण करती हैं अनुसरण करती हैं। कथन है स्टेटमेंट क्या कह रहा है मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। कार्यवाहियां हमारी हैं। फर्स्ट कार्यवाही है कह रही है सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। पहली कार्रवाई है। दूसरी कार्रवाई है संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह दी।
क्वेश्चन समझ लीजिए, कथन दिया गया है उसका अध्ययन कीजिए और तार्किक रूप से कौन सी सुझाई गई कार्यवाही या कार्यवाहियां इस कथन का अनुसरण करती है। कथन है मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। कार्यवाहियां हमारे पास है। फर्स्ट कार्यवाही की सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। दूसरी कार्यवाही दी गई है संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। पहला ऑप्शन हमारा आंसर कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अनुसरण, दोनों कार्रवाइयां अनुसरण करती है। फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्रवाइयां अनुसरण करती है। सेकंड ऑप्शन कहता है न तो एक ना ही दो, कोई कार्रवाई नहीं अनुसरण करती, न तो एक न तो दूसरी कार्रवाई अनुसरण करती है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है केवल पहला कार्रवाई अनुसरण करती है, केवल पहली कार्रवाई अनुसरण करती है। वहीं पर फोर्थ ऑप्शन कहता है केवल दूसरी कार्रवाई अनुसरण करती है। और फिफ्थ ऑप्शन जैसा कि आप जान रहे हैं इस बार से अनुत्तरित प्रश्न, दिए गए कथन में से उसका अध्ययन कीजिए कथन का और तार्किक रूप से कौन सी सुझाई गई कार्रवाइयां या कार्रवाई अनुसरण करती है उसके बारे में बताइए और सही उसको चुनिए ऑप्शन को। तो कथन है मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। कार्यवाहियां हमारे पास हैं। पहली कार्रवाई है कि सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए और दूसरी कार्रवाई है संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। कहा है प्रभावित क्षेत्र में जल उपलब्ध कराइए, उसका प्रबंध करिए और किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इस कथन के साथ दोनों कार्यवाहियां मैच कर रही है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, ये दोनों कार्यवाहियां अनुसरण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन 1 करेक्ट है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर आपके साथ लाइव होंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक करा दिया है, इसके बाद हम बाद में कराएंगे। देखिए वैकेंसी अपडेट देख लीजिए। वैकेंसीज अपडेट जैसा कि आप हमारी कम्युनिटी देख रहे होंगे, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 181 पोस्ट, रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 181 पोस्ट, जो कि आज के दैनिक समाचार पत्रों में भी निकल गया है। क्योंकि मैं 3 दिन से बता रहा हूँ यूपी रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 181 पोस्ट के फॉर्म बहुत ही जल्द निकलेंगे इसी महीने में अक्टूबर में। इसके साथ ही साथ एमपीपीसीएस के फॉर्म आए हैं, एमपीपीसीएस 2023 के फॉर्म आए हैं, जिसका एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को होगा और एमपीपीसीएस का अगला फॉर्म जो है 2024 का जो आएगा निकलेगा और इसका एग्जाम होगा 28 अप्रैल को। दोनों एग्जामिनेशन कैलेंडर में दे दिए। 17 दिसंबर को एमपीपीसीएस 2023 प्री होगा और 28 अप्रैल को एमपीपीसीएस 2024 प्री का एग्जाम होगा। तो लगभग 5 महीने के डिफरेंस में आपको 2 एग्जामिनेशन एमपीपीसीएस के मिलेंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसके लिए ल्यूसेंट पूरा पढ़ लीजिए, एमपी जीके पढ़ लीजिए, आईटी कंप्यूटर पढ़ लीजिए,